साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। साथियों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला सवाल आपका कह रहा है वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है। इसका कारण क्या है? देखिए जो शिक्षा होता है, शिक्षा का मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है, वो क्या है कि सर्वांगीण विकास से भी भटक गई, मतलब अपने मूल रास्ते से भी भटक गई है। आजकल की जो शिक्षा है, उसका केवल उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना। इसलिए हम लोग यह भी कह सकते हैं कि आज जो वर्तमान शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अलग करती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि समग्र भाग नहीं है। तो कौन-सा? ए ऑप्शन आपका कह रहा है यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, तो ये सही कह रहा है, इसलिए कौन? ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। यह व्यक्ति को दाना-पानी देने में असमर्थ है, बिल्कुल गलत है। यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, इसीलिए तो शिक्षा आज के लोग पढ़ ही रहे हैं। तो यह व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती, बिल्कुल करती है। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा, वो अपने सर्वांगीण विकास अर्थात जो मूल उद्देश्य था, उससे भटककर केवल रोजगार परक हो गई है, इसलिए यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। जो अध्यापक है उसको उसकी जो भूमिका होती है, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए और सहभागी के रूप में होना चाहिए। कार्य सहभागी के रूप में तो कौन-सा? आपका सी ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कार्य सहभागी। जो टीचर होता है सुविधादाता के रूप में काम करता है, यही एनसीएम के पॉइंट भी कहते हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो एनसीएफ के यही पॉइंट भी कहते हैं और प्रश्न भी जो हैं आजकल के जितने आरटीई एक्ट 2009 एनईपी 2020 ये सब क्या कह रहे हैं? ये सब कहते हैं कि जो टीचर होता है, टीचर की मुख्य भूमिका होनी चाहिए क्या? कार्य सहभागी का। अगला, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? देखिए सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना हमें प्राप्त करना है। आजकल आधुनिकृत सूचना प्राप्त करने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत क्या है आपके पास? इंटरनेट। सबके मोबाइल में इंटरनेट डाटा होता है और जब इंटरनेट है तो आप किसी भी सूचना को बहुत आसानी से आदान-प्रदान कर सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का जो ध्यान है वो पढ़ने से हट गया है। अब छात्रों का जो ध्यान हट रहा है, इसका मतलब छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, छात्र प्रेरित नहीं है। आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन-सा उपाय करेंगे? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है शारीरिक क्रिया करवाना, ये सही उपाय है क्या? नहीं। कक्षा को निलंबित करना सही उपाय है क्या? ये भी नहीं है। बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, ये कह सकते हैं कक्षा खेल के लिए भेजना, ये भी नहीं। बच्चे से आप ये कहिए कि बच्चे पुनः से ध्यान लगाएँ, ध्यान केंद्रित करने, ध्यान अगर भंग करेंगे तो इनकी कोई दोष या गलती नहीं, उन्हें कोई रुचिकर कहानी बताइए, जिससे कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बातों को समझने लगें। अगला प्रश्न कह रहा है जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में? बिल्कुल नहीं। विद्यालय प्रधानाध्यापक के बारे में भी नहीं, पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं, अपने और छात्र के बारे में। इससे क्या होगा? छात्र जुड़ाव महसूस करेगा। जो अपना आपने दिया इंट्रोडक्शन, छात्र से इंट्रोडक्शन लिया, छात्र ने क्या किया? छात्र ने जैसे अपना इंट्रो दिया, वो क्या करता है? कनेक्ट होना शुरू कर देता है। इसी के जब छात्र की बात आप सुनेंगे, उसके विचार समझ सकेंगे, छात्र की रुचि थोड़ा बहुत समझेंगे, योग्यता के बारे में समझेंगे और छात्र किस परिवेश से आया है, किस वातावरण से आया है,
उसके बारे में भी जानेंगे। तो कौन सा आप अपने बारे में और छात्र के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। देखिए जो महात्मा गांधी ने चलाया था बुनियादी शिक्षा प्रणाली को ही चलाया था। आपका ए ऑप्शन ही सही है। ये महात्मा गांधी इसके माध्यम से चाहते थे कि जो लोग हैं आत्मनिर्भर बने। इसका उद्देश्य ही था कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने। यही कारण था उन्होंने हस्तकला और कृषि जैसे भी प्रावधान किए थे, इसमें शामिल किए थे। अगला, अध्यापक कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। सबसे पहले नहीं को समझें। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। इसका पहला ऑप्शन कर रहा है बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, ये वातावरण बनाने में मदद करता है। स्वतंत्रता का भाव देना भी वातावरण बनाने में मदद करता है। अन्य बच्चों की आलोचना करने देना ये मदद नहीं करता। और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अन्य बच्चे की आलोचना करने के लिए कहेंगे तो बच्चे में धीरे 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 क्या होगी, उदंडता भी आ सकती है, उन्मुखता भी आ सकती है। इसलिए इसको कभी नहीं करने देना, और यही आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है। अब देखिए अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है। अगर अरुचिकर कार्य करेंगे, अरुचिकर कोई विद्यालय कार्य करेंगे तो छात्र क्या होंगे, बिल्कुल पलायन करेंगे। पलायन का मतलब भाग जाना। उसके बाद अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी पलायन का कारण होगा। बहुत अधिक गृह कार्य देना भी पलायन का कारण बन सकता है। बहुत अधिक छुट्टियां, इससे छात्र जो है कभी पलायन नहीं कर सकते। तो कौन सा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग करता है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम उपयोग करता है। देखिए जब छात्र की सफलता के बारे में बताता है तो वह कहता है कि ये देखिए हमने इनके साथ मेहनत किया, इन्होंने मेरे साथ मेहनत किया। अन्य प्रकार के करते हुए छात्रों को प्रभावित करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इसलिए जो है कौन सा ऑप्शन, प्रभाव का नियम यहाँ लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। जो प्रकृतिवाद के प्रमुख चिंतक थे कौन थे, रूसो। रूसो ने कहा रूसो ने कहा कि शिक्षा का जो मुख्य केंद्र होता है वो बालक होता है। कौन होता है, बालक। और बालक को इस केंद्र मानकर ही शिक्षा देना ही सबसे अच्छी शिक्षा होती है। तो कौन सा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये कौन कहते हैं, प्रकृतिवाद के जनक हम लोग इनको कहते हैं, रूसो को। और रूसो ने कहा था कि जो बालक होता है, बालक को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा देना सबसे बेहतर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही। अगला प्रश्न कह रहा है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, उसे सजा देंगे, बिल्कुल नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे, ये सबसे अच्छा होगा। अब डी ऑप्शन, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए झूठ न बोलने के लिए भी कहेंगे, लेकिन ए से भी ज्यादा अच्छा डी है, इसलिए हम डी की ओर जाएंगे। उससे पहले विश्वास में लेंगे, उसे बताएंगे कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। इसके बाद जब बच्चा बताएगा तो उसके दोष का कारण और निवारण दोनों करते हुए हम क्या करेंगे, परामर्श देंगे। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। देखिए जो प्रतिभावान बच्चा होता है उसकी शिक्षा को हम लोग क्या करते हैं, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षोन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। जो
प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो शैक्षिक कार्यक्रम होता है सबसे पहले उसका समृद्ध बनाना प्रावधान है। योग्यता के आधार पर हम समूह को न बनाएं लेकिन कार्यक्रम को समृद्ध बना दे तो प्रतिभावान बच्चा खुद अपने क्षेत्र, अपने अनुभव और कुंठा, ये जो भावना है इन सब भावना से दूर होते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अर्थात कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, वातावरण को अनुकूलित किया जाए बस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए था? ये आपका ऑप्शन सही है, ए 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितना था निवेश? टोटल 6% था। अगला यहाँ पर कह रहा है स्कूल प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, थोड़ा इसको हम सटीक मानते हैं, ये तो पूरा गलत, विद्यार्थियों से कहेंगे स्वयं तैयारी करें, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर जो स्कूल प्रशासन है उसके द्वारा जो भी कार्य आपको सौंपा जा रहा है, जिस कार्य के लिए आपको आवंटित किया जा रहा है, वह कार्य अगर दोषपूर्ण है, दोष रहित है, उस कार्य को आप एक दायित्व समझकर क्यों नहीं पूरा करेंगे? पूरा तो करना चाहिए ना, क्योंकि आप उस स्कूल के एक जिम्मेदार अध्यापक हैं और जिम्मेदार अध्यापक वही होता है जो स्कूल या प्रशासन के द्वारा दिया गया कार्य है उसको अपना दायित्व समझकर पूरा करे, स्वीकार करे। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, सबसे अच्छा है अभी बी ऑप्शन। लेकिन अभी और पढ़िए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों, ये गलत है, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका? बी ऑप्शन सही हो रहा है। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद ही शिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहिए, सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न आपका, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे, ये गलत है। छात्रों से कहेंगे गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, बिल्कुल ये चीज आप कह सकते हैं अगर आपने गलत किया है। देखिए, गलती करना मानवीय त्रुटि है। अगर आपने छात्रों से कह दिया कि हमसे गलती हुई और इसके बाद ठीक कर देंगे तो वो समझ सकते हैं कि ये भी इंसान है, इनसे भी गलती हो सकती है। तो कौन सा सही विधि होगा? डी ऑप्शन होगा कि छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। अगला ऑप्शन आपका, अगला प्रश्न कह रहा है सलीम संगीत में निष्णात है, निष्णात का मतलब निपुण, परंतु गणित में अच्छा नहीं है, नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? उससे कहेंगे संगीत का कोई भविष्य नहीं है, गलत। उसे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे, ये भी गलत। उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, ये भी गलत। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। सबसे अच्छा होगा कि मन, जो उसे मनपसंद विषय है उसे करने देना। इससे क्या होगा कि उसकी रुचि कम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा आप रुचिकर गणित अवधारणाओं को समझाते हुए उसको गणित के बारे में भी मोड़ सकते हैं, उसका ध्यान भटका सकते हैं जिससे कि वो गणित पढ़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आप उसके विषय को क्या कर रहे हैं, छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो अवलोकन है ना, अवलोकन के द्वारा हम लोग बुद्धिलब्धि जान सकते हैं।
कि बच्चा किस स्तर पर कार्य कर रहा है या कार्य करने की क्षमता है, लेकिन पहचान नहीं की जा सकती है। कौन सा अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, ये आपका यही सही है, चूँकि नहीं के बारे में पूछ रहा है और ये गलत। व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, बिल्कुल है। अवलोकन जो है सिर्फ़ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, ये भी सही है। तो कौन-सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अवलोकन बुद्धिलब्ध के बारे में बताती है, वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है। कौन-सा? ए ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न, एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि अध्यापक को ओ जो है ये लगे कि बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चे सक्रिय हैं, तो बीच-बीच में प्रश्न पूछने से बच्चे सक्रिय हो जाते हैं। वो सक्रिय होकर सारी बातें सुनते रहते हैं, रुचियाँ जो है उनकी बढ़ती जाती हैं। तो फिर आप जो भी आप बात बताएँगे व्याख्यान के समय, वो सब बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। कौन-सी ऑप्शन आपका सही है? अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला है आपका, आपकी कक्षा जो आपकी कक्षा है, इस कक्षा की एक लड़की को रुचि स्पोर्ट में है। लड़की की रुचि कहाँ है? स्पोर्ट में, और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं, तुरंत लिंग भेद गलत। उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, बिल्कुल सही। उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, गलत। लड़कियों खेतों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती, देखिए यहाँ उत्कृष्ट लिखा हुआ है जबकि उत्कृष्ट होना चाहिए। उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, ये भी गलत। आपका बी ऑप्शन सही है, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। अगला आपका, बुद्धि के लिए कौन-सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए सत्य नहीं के बारे में कह रहा है, तो बुद्धि जो है आपके सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की भी योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूल करने की योग्यता है। तो कौन-सा आपका सत्य नहीं है? सी ऑप्शन सत्य नहीं है, ये परिश्रम की योग्यता नहीं है, परिश्रम की योग्यता क्या होती है? शरीर। ठीक, अगला, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर सेमेस्टर जो सेमेस्टर है सेमेस्टर प्रणाली, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर पद्धति। तो कौन सा है आपका? इसका ऑप्शन सी सही है, सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विकास के सिद्धांत को विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए अब विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं पूछ रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की दर सभी व्यक्तियों में समान होती है। विकास एक व्यवस्थित, अब देखिए सभी व्यक्तियों में समान कैसे हो जाएगी? जब सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत विभिन्नता ही एक नहीं है, तो वो समान कैसे होगी? तो आपका कहाँ गलत हो रहा है, समझ रहे हैं ना? ये तो गलत है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास अनुक्रमिक है, होता है, ये भी सही। तो कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही है और बी ऑप्शन उत्तर है, चूँकि यहाँ विकास की दर सभी व्यक्तियों में समान लिखा है, सभी व्यक्तियों में समान विकास नहीं हो सकता। अगला, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। देखिए, अलग-अलग समय किया जाने वाला कार्य पद मूल्यांकन है, बिल्कुल गलत। देखिए, जो पद मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है, विद्यार्थी की शैक्षणिक सहभागिता और उनके आयामों का मूल्यांकन। तो कौन-सा? डी ऑप्शन आपका सही होगा, विद्यार्थी की समृद्धिक, शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? वस्तुओं को क्रम जमाने की शिक्षा। देखिए जो क्रम जमाने की क्षमता है बालक में विकसित होती है जब वह, अब क्रम जमाने की क्षमता का मतलब कि बालक जो है कैसे रंगों को भरता है,
और सीरियल लगाने की बात। तो ये आप किस अवस्था में हो जाएगा? ये होता है 2 से 7 वर्ष, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं पियाजे के अनुसार। कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को पूर्व क्रिया अवस्था भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण। अब देखिए, अधिगम स्थानांतरण 2 कंडीशन से होगा, या पॉजिटिव या निगेटिव। योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यहाँ नहीं की बात कह रहा है। स्वक्रिया करने से प्रोत्साहित करना, बिल्कुल करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति, अब देखिए रटने की प्रवृत्ति कह रहा है, रटना क्या है? निगेटिव है, इसे तुरंत यही नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ऐसे मत बोलो, बिल्कुल गलत, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, ये कर सकते हैं। गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे। तो इसमें जो होगा, हम बच्चे को क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण के बारे में बताएंगे। इससे बच्चा क्या होगा कि जल्दी से समझ जाएगा और फिर सीखना शुरू कर देगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको उस शब्द के बारे में ज्ञान नहीं होता। अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक धीरे-धीरे उनको सही उच्चारण के बारे में बताए। 1-2 बार गलती करेंगे, फिर उसके बारे में समझ जाएँगे, तो शुद्ध उच्चारित करना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार है। देखिए, प्रभावी और सफल नेतृत्व, प्रशंसा प्रभावी कर सकती है, लेकिन सफल नेतृत्व नहीं। संपूर्ण समूह का हित कर सकती है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समूह की सेवा, स्वयं का हित तो कर ही नहीं सकता। समूह की सेवा भी कर सकता है, लेकिन संपूर्ण समूह का हित, ये सबसे अच्छा है प्रभावी और सफल नेतृत्व के लिए। ऐसा जो भी होगा, जो संपूर्ण समूह के हित को आधार मानकर कार्य करेगा, उसी वही प्रभावी नेतृत्व कर सकता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जाते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर? बिल्कुल नहीं। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर? बिल्कुल। अगर आप राष्ट्रीय नायकों से उन्हें परिचित कराएँगे, उनके बारे में बताएँगे, उन महान विभूतियों के बारे में अगर आप बता रहे हैं, राष्ट्र के गौरव के बारे में बता रहे हैं, आप उनको वो चीज़ बताइए जिससे कि उनमें अच्छे गुण विकसित हो, या ऐसा नागरिक के बारे में बताइए जो नागरिक राष्ट्र के हित के बारे में सोचा हो, राष्ट्र के गौरव पर बलिदान हुआ हो, या खुद एक अच्छा नागरिक हो। तो बच्चे उनका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करके अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके? बिल्कुल गलत। उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर भी सही नहीं है। तो कौन-सा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे को अच्छे से अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। तो साथियों, आज बस इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न कैसे लगे, आप कमेंट में ज़रूर अपने राय को व्यक्त करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।